अस्सलाम वालेकुम। मैं लास्ट क्लास में, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने लीनियर एरे डिस्कस किया था और उसका आखिरी टॉपिक जो था वो इंसर्शन का था। हमने इंसर्शन तक पढ़ लिया था और उसके इश्यूज भी देख लिए थे कि अगर हम एरे में इंसर्शन चाहते हैं तो हम कर तो सकते हैं, वी कैन डू इट, बट देयर इज डिफिकल्टीज फॉर द मूवमेंट ऑफ द डेटा। बट बिकॉज इफ यू वांट्स टू इंसर्ट इन एनी स्पेसिफिक लोकेशन तो आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो हमने कहा था कि भाई इंसर्शन जो है वो लास्ट लोकेशन पे हो, इंसर्शन फर्स्ट लोकेशन पे हो, इंसर्शन किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हो। तो इस सूरत हाल में हमने जो डिस्कशन की थी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहा था कि ये आपके पास अगर सपोज करो एक एरे है और इसमें आप इंसर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास एरे है। तो सबसे पहली बात तो आपने ये चेक करना है कि एरे का साइज कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मिसाल को 7 साइज है इसका। तो आपने ये चेक करना है। अच्छा, अगर आवाज़ में कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर क्लियर आ रही तो ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है रुक रुक के आ रही तो बताइएगा। तो 7 अगर हमारे पास एरे का साइज है, यानी अगर हम यहाँ बात करें कि साइज ऑफ एरे जो है वो बेसिकली 7 है, ठीक, साइज ऑफ एरे। अब साइज ऑफ एरे ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो थोड़ा सा स्टार्ट करें, प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। साइज ऑफ एरे 7 है इस वक्त यहाँ पे करंटली, ठीक। और जब हमारे पास इसमें डेटा इंसर्ट होना शुरू होता है, मिसाल के तौर पे हम अगर इसमें कोई डेटा इंसर्ट करें और वो डेटा इंसर्ट होना शुरू हो तो कुछ ये सूरत हाल होती है कि मिसाल के तौर पर यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। और ये लास्ट क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम रैंडमली क्यों नहीं करते। जब हम, मैंने कहा था ये उस सूरत हाल की बात हो रही है कि जब आपके पास एक डेटा सेट बेस हो या कोई आउटसाइड से डेटा आ रहा हो और आप ये कहते हो, मिसाल के तौर पर आपका एरे जो है वो बहुत बड़ी साइज का है और आपने जो है इसको बनाया हुआ है एक बहुत बिग साइज का एरे, और यहाँ से डेटा उठ के आपने इसके यहाँ पे जो डेटा रखे हुए डेटा बेस के अंदर इसमें कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के थ्रू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते कि आप इसमें इंसर्ट नहीं, बल्कि ये नहीं हो सकता। पहले आप मेमोरी में डेटा को लोड करेंगे, ये डेटा पहले मेमोरी में लोड होगा। तो ये डेटा जो मेमोरी में लोड होगा तो ये डेटा रेंडमली नहीं आएगा, बल्कि ये मैं पूछ रहा हूँ, आवाज़ आ रही है ना? तो पहले इसको हम उठा के मेमोरी में लेके आएंगे, क्योंकि इंसर्शन एक प्रॉब्लम है। इंसर्शन एक प्रॉब्लम है जो कि हम चाहते हैं कि डेटा के अंदर करें, यानी ये एक ऑपरेशन है और ऑपरेशन करने के लिए हमें डेटा जो है वो मेमोरी में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम इंसर्शन करने के लिए जब डेटा को मेमोरी में लेके आएंगे तो हमें ये सोचना है कि इसको किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, यानी अगर ये मेमोरी है हमारे पास, अगर ये मेन मेमोरी हमारे पास मौजूद है, तो whenever we are taking the data in the main memory, तो we have to think where to put that data, तो कहाँ इसको बेसिकली रखेंगे। हम इसको रखने के लिए डेटा को कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमारे पास कोई 6-7 डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिस्ट में मौजूद है, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। हम ये सोचेंगे किस में रखें, मेमोरी में लेके आना है तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रिफेयर करें। तो इस सिलसिले में हमने कहा चलो लीनियर एरे कर लेते हैं। अब लीनियर एरे को करने से मसला तो हल हो जाएगा, चाहे आप कोई भी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी वो हमें देखना है। तो आपने कहा ये डेटा लीनियर एरे में ले आओ, तो लीनियर एरे में जब लेके आएंगे तो ये 1 2 3 इस तरह डेटा इसके अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ तक डेटा इसके अंदर आ गया, ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये डेटा यहाँ तक आ गया। कुछ एलिमेंट्स एरे के हमारे पास रह गया जो फिल नहीं हुए,
अब कोई डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए आपने उसको कहा, अगर वो सॉर्टेड फॉर्मेट में है और आपने कहा कि मुझे जो है वो मिसाल के तौर पर नबी को इंसर्ट करना है, तो अब वो जाएगा और नबी की जगह को ढूंढेगा। जगह मिसाल के तौर पे ये है, तो इस जगह को पहले खाली करेगा। खाली करने के लिए एक एक डेटा को आगे की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रही है? यानी इसको यहाँ लेके जाएगा, इसको यहाँ लेके जाएगा। जब ये जगह खाली होगी तो यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट कर देगा। ये जो मूवमेंट का काम करना है ये एक डिफिकल्ट है। तो वो कंफ्यूजन याद रखना जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट ने पूछा था कि हम तो सर डेटा रैंडमली इंसर्ट करते हैं, तो ये वो डेटा होता है जो रैंडमली इंसर्ट होने वाला डेटा वो होता है जो आप खुद बाय फोर्स इंसर्ट करते हैं। यानी इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि एरे ए और आप कहते हैं कि 5 लोकेशन पे भेज दो। ऐसा जब हो रहा हो तो वो रैंडमली होता है। लेकिन जब किसी डेटाबेस से या किसी आउटसाइड से कोई डेटा आ रहा हो मेमोरी में तो वो इस तरह रैंडमली नहीं होता, बल्कि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके बताए हुए डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। यानी मेमोरी में हम कहते हैं ना मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर बगैर किसी स्ट्रक्चर के नहीं होती। इवन कि अगर आपने कोई सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करना है तो आप बताते हैं कि इसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल आपने एलोकेट किया हुआ होता है। जैसे आप करते रहे इंटीजर एक्स, कैरेक्टर वाई, स्ट्रिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। तो मेमोरी में जब भी डेटा जाएगा किसी न किसी स्ट्रक्चर में जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर चाहे वेरिएबल्स फॉर्मेट में हो, चाहे जो हम पढ़ रहे हैं एरे, स्टैक और इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उसमें जाए। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसकी रिवीजन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। तो उस बेसिस पे अगर यहाँ तक डेटा स्टोर है, हमने कहा, और यहाँ तक डेटा स्टोर है और कोई डेटा हम चाहते हैं कि लोकेशन नंबर 3 पे इंसर्ट हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपने जब यहाँ तक स्टोर किया हुआ है तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि डेटा कहाँ तक स्टोर है। साइज तो डेफिनेटली 7 है, लेकिन डेटा कहाँ तक स्टोर है ये हमें याद रखना होता है। तो आप देखिए मैं सारे इश्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैंने आपको कहा ना कि प्रोग्रामिंग के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि आप जाओ प्रोग्रामिंग कर लें। सारे इशू आवाज आ रही में थोड़ा सा स्टेबल नहीं है इंटरनेट, मैं दूसरा वाला कनेक्शन को इस्तेमाल करूँगा, तो स्टेबल नहीं है। तो आवाज़ आ रही मेरी? पहले ये बता दीजिएगा मुझे। अगर आवाज़ में कंफ्यूजन होगी तो फिर मैं इंटरनेट की कनेक्शन चेंज कर दूँगा। जी गुड। टूट के आए, ब्रेक हो तो बता देना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हम लीनियर एरे में स्टोर करते हैं तो इश्यूज क्या है, उन इश्यूज को पता होना चाहिए। अगर आप पहले से उसको लिस्ट डाउन कर लें तो वो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि इश्यूज ये हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एरे है और हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये इसके सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो है वो तो जूम का कोई इशू हो सकता, ठीक है। एक लीनियर एरे है और इस लीनियर एरे में आपने, ठीक है, ये आपके पास वो सेल्स हैं जिसमें आप डेटा रख सकते हैं। हमने ज़रा क्विकली रिव्यू कर दूँ, स्टूडेंट आ गए काफ़ी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपके पास पहले से कुछ डेटा इसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि डेटा यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, इन जगहों पे स्टोर है। दोबारा लिख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एरे है और इस एरे में हमारे पास ये सेल्स हैं जिसमें हम डेटा रख सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11 और 12। और डेटा जहाँ स्टोर है वो है ये, इन जगहों पे डेटा पहले से स्टोर हुआ है। ठीक हो गया? ये इन जगहों पे डेटा स्टोर है। आपसे कोई कहता है कि मुझे इस 4 लोकेशन पे डेटा स्टोर करना है, यानी उसने कुछ, अच्छा अब
इसका मतलब ये हुआ कि कोई कहे मुझे 4 लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना है, यानी उसने कोई इस तरह की कोई कंडीशन दे दी। सपोज करो कि वो लिखता है यहाँ पे एरे ए डॉट इंसर्ट, ठीक है, और लोकेशन नंबर 4 कॉमा आइटम, जो भी आइटम वो करना चाहता है इंसर्ट। अगर वो ये बेसिकली ये इंसर्ट करना चाह रहा है, ठीक, अगर वो ये इंसर्ट करना चाह रहा है तो अब हमें अब आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि ये देखेंगे कि इसको अगर ये इंसर्ट करना है तो लोकेशन नंबर 4 पे इंसर्ट करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमारे पास मौजूद हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। आप कहेंगे एरे का साइज, ठीक है, साइज ऑफ एरे। उसके बाद आप कहेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ डेटा, लास्ट इंडेक्स ऑफ डेटा में साइज ऑफ, उसको हम एन कह लेते हैं। साइज ऑफ एरे को आप अभी आप अगर कहना चाहें तो कोई भी नाम दे दें, इन्होंने एल्गोरिथम में एन रखा है डेटा का लास्ट इंडेक्स। यानी अगर हम देखें तो एरे का साइज इस वक्त हमारे पास 12 है हमारे केस में, और एन जो है वो इस वक्त 10 है, ठीक, ये दो चीजें। और उसके बाद ऑप्शंस क्या होंगे कि वेयर टू इंसर्ट, दो मेजर आंसर और इसके ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इन लास्ट और नंबर 2 इन मिडल। मतलब ये मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि हमारी प्लानिंग जो है वो इस तरह होती है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो पहले प्लान बनाते हैं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो क्या लास्ट का मतलब ये है कि आखिर में हो, ठीक है, यानी जहां एन दिया हुआ हो उससे ज्यादा। यानी अगर कोई आदमी यूं लिख देता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अज्यूम करता हूँ कोई इंसर्शन का कोड यूं लिखता है कि एरे ए डॉट इंसर्ट, ठीक, और मुझे 12 पोजीशन पे कॉमा एक आइटम पोस्ट करनी है, यानी एक आइटम जो इंसर्ट करनी है, ये करना है मुझे। तो अब आप उसको 12 पोजीशन पे थोड़ी इंसर्ट करवा देंगे, आप उसको बेसिकली जो एन आखिरी है उसके अगली पोजीशन पे इंसर्ट करवाएंगे। समझ आ रही बात है? तो ये चेकिंग, ये टेस्टिंग आप खुद करेंगे। या अगर कोई यूं लिख देता है कि एरे डॉट इंसर्ट, ठीक है, ऑफ 15 कॉमा आइटम, तो इसको तो आप कर ही नहीं सकते ना। आप उसको देंगे कि भाई 15 लोकेशन इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एरे, वी कैन इंसर्ट बट 15 इज नॉट अवेलेबल। 12 वो लिखेगा, आप कहेंगे 12 इज अवेलेबल बट वी कैन नॉट इंसर्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, 12 पे नहीं कर सकते, हालांकि 12 एग्जिस्ट करती है लेकिन सीक्वेंस से बाहर है। तो जब आप एल्गो लिखने के लिए जाएं, मिसाल के तौर पे मैं ऐसी एक रफली बता रहा हूँ कि जब आप एल्गो लिखें इंसर्ट का, ठीक, इंसर्ट का एल्गो लिखें तो आपने सबसे पहले तो आइटम लेना है, लोकेशन लेनी है, कौन से लोकेशन पे करना है। फिर आपने आइटम लेना है जो आइटम इंसर्ट करना है, ये तो यूजर से लेना है आपने। आपके अपने पास एन होगा, साइज ऑफ एरे होगा, ये चीजें आपके पास होंगी, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आपके पास ये दो चीजें, आपके पास इंसर्ट करेंगे तो लोकेशन, आइटम, एन, ये दो चीजें, और साइज ऑफ एरे आपके पास होना चाहिए और एन आपके पास होना चाहिए।
ये अगर इस बेसिस पे आप लिखना शुरू करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें ये दो चीजें तो यूजर ने दे दी, ये दो चीजें आपके पास मौजूद हैं। अब अगर यूजर, और सुनना, अब अगर यूजर ये वाला कोड देता है, सेकंड वाला array डॉट इंसर्ट, तो हमें इसके लिए भी प्लानिंग करनी है, इसके लिए भी प्लानिंग करनी है, और इन दोनों के लिए प्लानिंग करनी है। तो सबके लिए प्लानिंग हमारे पास मौजूद हो, ऐसा ना हो कि हम यूजर को कुछ बताए नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे इफ, ठीक है, लॉक जो कि यूजर दे रहा है इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एरे, देन आप कह देंगे आउट ऑफ बाउंड। ठीक हो गया, आउट ऑफ बाउंड। यहाँ पे आप लिख के उसको राइट कर देंगे कि भाई ये आउट ऑफ बाउंड है, और आउट ऑफ बाउंड करके जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ये हो गया एंड इफ, एंड इफ हो गया एक, एंड इफ, ये एक लाइन होगी। ये मैं सिर्फ इससे बता रहा हूँ कि आप जब डिलीशन लिखें तो हो सकता है कि हमारी कॉपी में ये सारी चीजें ना लिखी हो, आपको ये सब की प्लानिंग करनी है। ठीक है, अगर एंड इफ कर दिया आपने, अगर एंड इफ नहीं करते तो आप यहाँ पे लिखें यहाँ पे एल्स इफ, क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारा लिख दें। अगर लोकेशन जो है वो ग्रेटर देन है एन से, एन से मुराद है जो लास्ट लोकेशन उससे बड़ा है, ठीक है, एंड बड़ा है, एंड जो लोकेशन है वो लेस देन है साइज ऑफ एरे से। अब मेरी बात समझ आ रही, बड़ा तो है लेकिन साइज ऑफ एरे से छोटा है, एरे का साइज जितना भी उससे छोटा है। दोनों कंडीशन चेक कर लिया आपने, एन से बड़ा है लेकिन एरे के साइज से छोटा है। हाँ, यहाँ पर हम इसको इंसर्शन का अलाउ कर देंगे, उसको इंसर्शन का मेथड अलाउ कर देंगे ताकि वो इंसर्ट एटलीस्ट करते हैं। हम मैसेज जरूर प्रिंट करेंगे, राइट, ठीक है, यू कैन इंसर्ट, राइट, डेटा कैन बी इंसर्टेड, बट जो लोकेशन n के बाद आती है n+1 लोकेशन, n+1 लोकेशन, यानी हम इसका डेटा इंसर्ट करेंगे लेकिन n+1 लोकेशन के आगे करेंगे। उसके बाद क्या था, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, अगली लोकेशन एल्स इफ में क्या लिखेंगे, तो अगली लोकेशन, अगली कंडीशन हो सकती है आपके पास कि वो यहाँ पर बल्कि एल्स में जाके लिखते हैं, क्योंकि वो अब देगा ऐसी लोकेशन जहाँ पर या एल्स इफ लिख देता हूँ, एल्स इफ लॉग इज लेस देन n, अगर लॉग जो है वो n से छोटा हो। n से छोटा हो का मतलब ये है कि यानी जो आखिरी लोकेशन है उसके बीच में कहीं पे, मिडिल में कहीं पे वो चाहता है इंसर्ट करना। समझ आ रही बात है? यहाँ पे आप इसको इक्वल भी लगा दें, इक्वल, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और अगर वो ये चाहता है कि वो डेटा जो है वो इसके बीच में कहीं इंसर्ट करना चाहता है, लेस देन लोकेशन पे कहीं इंसर्ट करना चाहता है, तो फिर हम उसके लिए जो है वो प्रॉपर मेथड इंसर्शन का कॉल करेंगे। ऊपर भी सारे कॉल ही होंगे, कॉल इंसर्ट मेथड, वो मैंने अभी लिखा नहीं, इंसर्ट मेथड तो हमने पहले ही लिख चुके हैं ना लास्ट क्लास में। मैं तो आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि आप ऐसा ही बस उठा के एल्गो लिखना ना शुरू कर दें। एल्गो की पूरी प्लानिंग की आपने यहाँ पे, उसके बाद एल्गोरिथम की तरफ गए। अब ये आपने एल्गोरिथम लिखा। अब इसमें जो कॉल इंसर्ट है, सॉरी, कॉल इंसर्ट का जो मेथड है ये वो मेथड है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो आप उठा के हर जगह लिख देंगे। यहाँ तो लिखना नहीं है, यहाँ पर आप कॉल, ये मैसेज लेके कॉल इंसर्ट कर देंगे या यहाँ पे कॉल इंसर्ट कर देंगे, तो सारी कंडीशन इंसर्शन की पूरी हो जाएगी। कि आप अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं तो उसको मैसेज कर दिया, अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ब्लैंक होने के चांसेस हैं तो आपने बता दिया कि हम वहां तो नहीं करेंगे लेकिन n+1 लोकेशन पे कर देंगे। और अगर वो लेस देन n है तो फिर हम उसको बताएंगे कि हम बेसिकली आपकी दी जाने वाली लोकेशन पे कर देंगे, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा जो पहले आपने किया था, कि एक एक डेटा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा इशू जो है एक एक डेटा को आगे बढ़ाने वाला, कि अगर वो कह देता है कि मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर एक इंसर्शन यहाँ पे कर सकेंगे आप, 9 बल्कि ये वाला भी डेटा है, और फिर एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकेंगे। 9 डेटा मूवमेंट, यानी एक डेटा इंसर्ट करने के लिए 9 डेटा आप मूव करेंगे। और इस तरह के अगर 1000 डेटा आपको इंसर्ट करने हो और हर दफा ऐसी मूवमेंट करनी हो तो कितना कॉस्टली प्रोग्राम आपको पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि नहीं कर सकते, कर हम सकते हैं, लेकिन
इज अ वेरी कॉस्टली एल्गोरिथम। तो हम सोचते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म हो, तो वो हम अगले हालांकि इंसर्शन का एक एल्गोरिथम है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ये कॉस्टली हो गया। अब हम इसकी इम्प्रूवमेंट किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में जाके कर लेंगे। वो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे आज, तो लिंक लिस्ट में इंशाल्लाह इस बात को हम कवर कर लेंगे कैसे वो। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट बेसिकली हम अभी बाद में जब कॉस्ट की बात करेंगे कि मैथमेटिकल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो उस वक्त इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया। इशू समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया, इसके सारे चेक समझ में आ गए। मतलब ब्लाइंडली आपने कोई काम नहीं करना है, गए और एल्गोरिथम सर ने लिखा है और मैंने लिख लिया, बल्कि ये वाले पार्ट्स शायद मैंने नहीं लिखे हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया कि देखो ऐसा होता है कि आप सारी चीज़ें सोचें कि क्या क्या हो सकता है, यूज़र क्या क्या चाह सकता है, उसके बेसिस पे आप जाके लिख लें। तो मैंने आपको कहा एक छोटा सा ये मेथड आप बना रहे हैं, उस मेथड के पीछे ये सारा एल्गोरिथम लिखा हुआ होगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 2 यूजर से चाहिए और 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी ये सारी प्लानिंग एग्जाम में आ जाए कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एन इंसर्ट एल्गोरिथम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर साइड एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। मतलब अगर एल्गोरिथम में सिर्फ इस तरह ये लिखा हुआ होगा, तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि इसमें यूजर साइड के कौन से हैं और आपके साइड के कौन से हैं। ठीक हो गया। यही सारा काम आपने डिलीशन के लिए भी लिखना है। डिलीशन के लिए लिख के मुझे चेक कराएं, असाइनमेंट में तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप चेक भी कराएं कि ये डिलीशन के लिए इस तरह होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने तो खाली रिवीजन के लिए और स्टूडेंट को जमा करने के लिए और अपने नेट जो हमारा इशू कर रहा होता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये रिवीजन कराया था। अब आप जो है वो आ जाइए मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। शायद मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक, चलो जी, सवाल देख लेते हैं। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंडीशन बनती है कि हम 3 पर जो डेटा है उसे रिमूव करके कुछ न्यू इंसर्ट करें, मतलब वन ही साथ 2 ऑपरेशन? हाँ बिल्कुल, तो आपको 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, यानी इंसर्शन और डिलीशन दोनों करना पड़ेगा। यानी पहले आप डिलीशन का एल्गोरिथम लगाएंगे, और डिलीशन का एल्गोरिथम जब लगाते हैं, मैं इस पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ डिलीशन के एल्गोरिथम का, अगर आप कहते हैं तो। यानी डिलीशन के एल्गोरिथम में क्या होता है, डिलीशन के एल्गोरिथम में ये होता है कि जब आपके पास एरे होता है और एरे में कुछ लोकेशन तक डेटा स्टोर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे भी हमने इंसर्शन के एल्गोरिथम में देखा, इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये और इसमें इन जगहों पे डेटा मौजूद है, समझ रहे हो मेरे बात, ये जगह जो है वो डेटा मौजूद है। अब किसी ने कहा कि मुझे डिलीट का एल्गोरिथम चलाना है, मैंने एल्गोरिथम पढ़ाया नहीं, आपको दे दिया टास्क, आप खुद देखेंगे उसको। और मैं कहता हूँ कि एरे ए डॉट डिलीट, और मैं कहता हूँ इसमें सिर्फ डेटा और लोकेशन दे दो, लोकेशन कॉमा, इसमें डेटा देने की जरूरत नहीं होती, लोकेशन खाली दे दो, किस लोकेशन से डेटा डिलीट करना है। तो आपने कहा ये लोकेशन से डेटा डिलीट करना है, मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ दे देता हूँ लोकेशन नंबर 2 से डिलीट करना है। अब अगर डेटा नंबर 2 से डिलीट करना है, तो डिलीट में इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि आप बेसिकली इसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर डिलीट करना है डेटा, तो आप कोई डिलीट का फंक्शन ये नहीं करता कि यहाँ से डेटा हटा दे, क्योंकि मेमोरी में स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, यहाँ से हटा के इसको खाली नहीं छोड़ सकते, बल्कि डिलीशन में करते ये हैं कि जो 2 लोकेशन का डेटा डिलीट करना है सबको पीछे लेके आते हैं, उसमें सबको आगे लेके गए थे ना, कि 3 लोकेशन का डेटा 2 में लेके आएंगे, 4 का 3 में लाएंगे, 5 का 4 में लाएंगे, 6 का 5 में, इस तरह करके आप इस, और जब ये डेटा यहाँ से इधर की तरफ आ जाएगा, तो पहले n यहाँ पे था, अब n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया, n जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने डेटा को डिलीट कर दिया, क्लियर हो गई बात है। और डेटा डिलीट करने के बाद आपने अब इंसर्शन का सर प्रोग्राम जो रन करेंगे, कि इंसर्शन जो है वो जो भी आपका तरीक़ेकार है, तो अब आप डिलीशन में भी वो सारा प्रोसीजर जो है बैक करने का आप जो है वो कर रहे हैं, कि इतना सारा डेटा जो है पीछे की तरफ लाना, क्योंकि ये स्पेस खाली नहीं छोड़ सकता। अगर स्पेस खाली छोड़ेंगे तो मेमोरी की लोकेशन ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी और आप याद नहीं रख सकेंगे कौन सी लोकेशन में डेटा है, कौन सी लोकेशन, यानी मिसाल के तौर पे इसको खाली छोड़ दिया, फिर इसको खाली छोड़ दिया, फिर इसको खाली छोड़ दिया, तो आपको कोई याद थोड़ी रहेगा कौन सी लोकेशन का डेटा जो है वो एम्प्टी है और कौन सी लोकेशन का डेटा एम्प्टी नहीं है। हाँ, आपका सवाल अगर ये है, तो ये तो है डिलीशन का प्रोग्राम, कि यू हैव टू बेसिकली सेंड बैक योर डेटा
एट द एम्प्टी लोकेशन एम्प्टी लोकेशन पे आपको बैक करना पड़ता है। तो एक डिलीशन की वजह से इतने सारे काम, ये तो एक इशू है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि मैं वाकई ही ओवरराइड करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो फिर वो इंसर्शन का वर्ड नहीं आएगा, वो कॉपी का वर्ड आता है। ठीक है, वो ये नहीं आएगा कि आप इसके यहाँ पर इंसर्ट करें, तो फिर तो आपका मेथड ही चेंज आएगा। ये अच्छी बात है कि आप एक नया मेथड अपने प्रोग्राम या कंपाइलर में ऐड कर रहे हैं कि एरे ए डॉट कॉपी, और बहुत सारी जगह पे होता है कॉपी, लोकेशन नंबर 3 पे कॉपी करो और डेटा जो है वो आइटम। अब हमें कोई परेशानी नहीं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जो आपने सवाल पूछा इसमें कोई इशू नहीं, इसके अंदर बेसिकली इंसर्शन वाला कोई खासियत नहीं है। कॉपी का मतलब होता है यू हैव टू ओवरराइट दैट थिंग, यानी जो आइटम आप कॉपी करना चाहते हैं, जो आइटम आप इसमें मतलब कॉपी करना चाहते हैं, यू आर नॉट सपोज टू सेंड फॉरवर्ड ऑल द डेटा। कॉपी का मतलब है ओवरराइट कर दें। तो लोकेशन जो आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 लोकेशन है और ये डेटा इसके ऊपर कॉपी कर दिया जाए, तो ये एज इट इज उसके ऊपर कॉपी हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो कॉपी के लिए तो हमें किसी किस्म की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही बात है। लेकिन डिलीशन और इंसर्शन के लिए हमें ये मेहनत करना है। तो मेरे ख्याल आपका सवाल जो था वो यही था कि हम अगर कॉपी करना चाहें एक बार में एक से ज्यादा डेटा डिलीट, बिल्कुल एक से ज्यादा का मतलब ये है कि आपको बार बार काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक ही, क्योंकि अभी तक ऐसे फंक्शन नहीं है और ना ही हमने देखे ऐसे फंक्शन कि आप कहें कि डिलीट के अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कर दूं। हाँ, ये जरूर है कि ये जो फंक्शन होते हैं डिलीट और इंसर्शन के, ये वाइल के लूप में होते हैं। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलते, जब जितनी मर्जी आप चलते रहें, ऐसा नहीं होगा कि एक डिलीट किया और आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको इसकी भी लॉजिक बता देता हूँ कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली आप वाइल का लूप लगाते हैं, ठीक है। और वाइल के लूप में लिखते हैं कि ch इज नॉट इक्वल टू, मिसाल के तौर पे b, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि जब तक b ना मिले इसको बाहर नहीं निकालना। तो अब आप इसके अंदर इंसर्शन यानी इंसर्शन का और इसके अंदर जो है वो डिलीशन का कोड लिख रहे होते हैं। क्योंकि तो मैंने अपनी मर्जी से बी को सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी, तो ये बेसिकली इसके अंदर लिखे जाते हैं। ये बार बार कॉल होते हैं, इसीलिए इसके अंदर ये जो एन होता है ना, एन कैपिटल ग्लोबल वेरिएबल होता है कि ना तो वो इंसर्शन के मेथड के अंदर होता है ना वो डिलीशन के मेथड के अंदर होता है, बल्कि वो ग्लोबल वेरिएबल होता है ताकि ये इंसर्शन में भी इस्तेमाल हो जाए और डिलीशन में भी इस्तेमाल हो जाए। समझ आ रही बात है। और साइज ऑफ एरे भी, साइज ऑफ एरे जिस वेरिएबल से भी कराओ तो ये भी ग्लोबल होता है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल है और ये भी ग्लोबल वेरिएबल है, ताकि दोनों मेथड के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहते हैं तो पब्लिक होगा, ताकि दोनों मेथड के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल कर सकें। ये बी की कंफ्यूजन नहीं करना। वाइल का मतलब होता है कि किसी आप बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के प्लेस पे बाहर निकलेंगे, वरना हर दफा इंसर्शन और डिलीशन चलता रहेगा। यू आर नॉट सपोज टू बेसिकली एक दफा इंसर्शन चलाया और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सर अगर हम कॉपी करेंगे तो पहले वाला डेटा और जो कॉपी किया दोनों की मेमोरी में रहेगा? नहीं, जो पहले वाला कॉपी में हमेशा पिछला वाला डेटा खत्म हो जाता है। यानी अगर आप कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि इस लोकेशन पे, सॉरी इस लोकेशन पे अगर मिसाल के तौर पे ये वाली लोकेशन पे अगर 6 लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, अगर इस लोकेशन पे 6 लिखा हुआ है और आप कॉपी करना चाहते हैं लोकेशन नंबर 2 पे और 77 कॉपी करना चाहते हैं, 77, ठीक है। तो कॉपी का कंडीशन क्या करता है, लोकेशन को ढूंढता है और उस लोकेशन पे जाता है और डायरेक्टली इसके ऊपर ओवरराइड करा देता है। ओवरराइड करने का मतलब होता है कॉपी इसके ऊपर हो जाएगी, तो पिछला डेटा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो यू हैव टू लॉस योर डेटा, प्रीवियस डेटा, नया डेटा इसके ऊपर कॉपी हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, कहीं पे भी बचा हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे इंसर्ट लिखते हैं तो फिर वो 6 आगे आपको नजर आएगा, यहाँ पे जगह बनेगी पहले यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 77 कॉपी होगा और यहाँ पे 6 जो है वो आगे की तरफ आएगा, तो सारा डेटा आगे की तरफ मूव होगा। तो ये मेथड्स वो हैं जो बेसिकली आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। कॉपी का हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, तो अगर आप चाहें तो कॉपी का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ये यू वेलकम। थोड़ी सी मेहनत, ये तो वो है जो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप सामने भी नहीं बैठे हुए, मैं कोड लिख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। आप इसको बनाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि आप डिलीशन इंसर्शन सारी चीज़ें जो है वो
अंडू एक अलग अंडू एक अलग है, जिसको हम बेसिकली अंडू के लिए एक अलग मेमोरी बनाई जाती है कि जो चीज़ डिलीट करते हैं उसको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए वहाँ स्टोर कर देते हैं उसकी लोकेशन के साथ, कि अगर कोई अंडू करे तो वहाँ से, यानी उसमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे जाके उसको स्टोर कर देते हैं जिप करके। तो जब कोई अंडू करता है तो हम रिवर्स ऑर्डर, उसमें स्टैक इस्तेमाल होता है, यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा एक स्टैक अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये स्टैक इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा अंडू में जो सबसे लास्ट में जो अंडू आप डिलीट करते हो सबसे पहले अंडू होता है, तो जो सबसे पहले होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो दूसरा आपने डिलीट किया वो यहाँ आ जाएगा, तीसरा डिलीट किया यहाँ आ जाएगा, चौथा डिलीट किया यहाँ आ जाएगा, पांचवा डिलीट किया, ये स्टैक है। अभी हमने स्टैक नहीं पढ़ी, जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये। अब जब आप कंट्रोल जेड अंडू करते हैं तो ये वाला पहले बाहर नहीं आता, कभी भी नहीं आ सकता। जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वो सबसे पहले अंडू होता है, फिर उसके बाद ये अंडू हो जाता है और इसके बाद ये अंडू हो जाता है, और ये सारे के सारे स्टैक के बेसिस पे होते हैं। स्टैक में एक ही रास्ता होता है जो कि जहाँ से डेटा इन होता है, जहाँ से डेटा बाहर होता है। ये एक अलग डिबेट है जो हम स्टैक के दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे डेटा डिलीट होता है वो किसी टेम्परेरी एरे में चला जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब मेमोरी ख़त्म हो जाती है तो वो मेमोरी भर जाए या मेमोरी आप कंप्यूटर बंद कर दें, तो या वो प्रोग्राम बंद कर दें तो वो टेम्परेरी स्टैक भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एज अ कोर कंप्यूटर साइंस, हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। एक मिनट मुझे देना। एक मिनट देना मुझे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब ज़ाहिर है सारे काम हम अपने वन डायमेंशनल एरे में नहीं कर सकते, तो हमें ये लाजमी आज कंप्लीट करना है और उसको यूज़ भी करना है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट भी होता है। डायमेंशनल से मुराद होता है कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए कितने इंडेक्स रिक्वायर्ड हैं। फिर बोलता हूँ मैं कि हाउ मेनी इंडेक्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, यानी फॉर एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक सेल। एक सेल को एक्सेस करने के लिए कितने इंडेक्स रिक्वायर्ड हैं वो डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे लीनियर एरे, अब ये आपका एक लीनियर एरे है और इस लीनियर एरे का नाम हम अभी अज्यूम कर लेते हैं ए है, और ये मेमोरी में मौजूद है। हमने इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ ली है, अभी हम सिंपल एरे को देख रहे हैं। और ये इसका लोकेशन 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये इसकी लोकेशन है। अगर आपको कोई एक सेल एक्सेस करना है तो आपको कितने इंडेक्स रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे इंडेक्स एक ही रिक्वायर्ड है, यानी अगर ए है तो मुझे अगर कोई लोकेशन किसी सेल को एक्सेस करना है तो मैं 3 लिखूं तो मुझे वो सेल एक्सेस हो जाता है, आइदर फॉर कॉपिंग द डेटा और आइदर फॉर एक्सेसिंग द डेटा। राइट, समझ में आ रही बात है। तो मुझे वो बेसिकली बासानी जो है वो एक्सेस जो है वो हो जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इसकी 10th लोकेशन रिक्वायर्ड है तो आप कहेंगे हाँ 10th लोकेशन पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसकी इंडेक्स जो है वो एक ही रिक्वायर्ड है, यानी इंडेक्स की तादाद, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, तादाद को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉड लगाते हैं ना इसका मतलब इसकी क्वांटिटी अगर एक ही चाहिए तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक लीनियर एरे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे कोई ऐसा डेटा है जो कि 5 और 3 लोकेशन पे जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब 2 इंडेक्स चाहिए, एक एक को 5 कह रहे हैं और एक को 3 कह रहे हैं, तो 2 इंडेक्स चाहिए, तो इसका मतलब है ये 2 डायमेंशनल एरे है। और अगर कोई कहता है कि मुझे
5, ठीक है 3, 2 पे जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप 3 डायमेंशनल एरे, क्योंकि इंडेक्स कितने रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 डायमेंशनल एरे, इन 3 डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने का तरीका ये भी होता है 5, आप 3 कर लें, कॉमा लगा दें बीच में, तो अपनी अपनी मर्जी है जिस तरह से सॉल्व करें। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे जो है वो कहलाता है, ये 3 डायमेंशनल एरे कहलाता है, और ये जो है वो 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल एरे है, ये 2 डायमेंशनल एरे, ये 3 डायमेंशनल एरे। इस तरह से ये बेसिकली इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम इसकी डायमेंशनल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है मैं आपको बताऊं, ये आप अगर आप पाइथन पे देखेंगे उसमें भी इसमें बताया हुआ है बहुत क्लियर कि मल्टी डायमेंशनल की जो केस है हमारा मल्टी डायमेंशनल, इसमें हम 2 डायमेंशनल को भी शामिल करते हैं, 3 डायमेंशनल को भी शामिल करते हैं, 4 डायमेंशन को भी शामिल करते हैं। तो ये सारे डायमेंशनल जो हैं वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल, हम यहाँ पे 2 और 3 को पढ़ेंगे ताकि आपकी 2 और 3 में थोड़ी बहुत ग्रिप हो जाए। अभी तक अगर आपको नहीं आता है 3 डायमेंशनल किस तरह एक्सेस होता है या 2 डायमेंशनल, तो वो आपको आ जाए। उसके कुछ ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे आज की क्लास में। अच्छा, अभी ये डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना क्योंकि ये 1 मिनट रह गया है इसके डिस्कनेक्शन, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। हम पहली बात करें 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में वही 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। नंबर 1 कि आप जो है इसकी इंट्रोडक्शन दे दें, फिर इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता दें, फिर इसकी एल्गोरिथम लिख लें, और फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जब बात करेंगे जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई सिंगल डायमेंशनल एरे है और आपने सिंगल डायमेंशनल सेम साइज के एरे को आपस में कॉन्केटिनेट कराना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे आपके पास है और आपने ऐसा ही एक और सिंगल डायमेंशनल एरे इसके साथ कॉन्केटिनेट करा दिया, ठीक है, इस तरह से, और उसका साइज वही है जो पहले वाले का साइज है और वही इसका डेटा टाइप है जो पहले वाले का डेटा टाइप था। तो ये इस वक्त इस 2 डायमेंशनल एरे बन के सामने आ गया। सिर्फ 2 अगर एरे कॉन्केटिनेट कर देंगे तो ये 2। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई एक ही, दोनों मिलाने के बाद ये कोई एक ही एरे बन गए ए, तो मुझे बताइए इसका ये वाला सेल कैसे एक्सेस होगा, इस सेल का इंडेक्स क्या होगा। अभी मैंने अटेंडेंस लगाई नहीं, लगाता हूँ तो मैं बात करता हूँ, नहीं चाहना है तो बता दो। वही से मुराद कि क्या मैं इसको 1 कहूँगा तो 1, तो फिर ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा कि ये कौन सा सेल होगा। तो बिल्कुल सही बताया फरहान ने कि अगर मैं इसको अब एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये रॉ नंबर 1 में है, अब ये बंद हो जाएगा, खत्म हो गया, एक मिनट रह गया, और कॉलम नंबर 2 में है अगर 1 से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, सब एलिमेंट। ये रॉ नंबर 1 में है, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये रॉ कहलाती है,